नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो विद्यार्थी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं संस्कृत विषय का अध्यापन कराने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रीट का जो हमारा संस्कृत पाठ्यक्रम है उसके विषय में। आपको जानकारी देना चाहता हूं, रीट फर्स्ट लेवल, रीट सेकंड लेवल का जो पाठ्यक्रम है वो संस्कृत में लगभग समान है। तो दोस्तों, हमारा जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसको 6 इकाइयों में बांटा गया है। 6 इकाइयों को 5-5 अंक प्रदान किए गए हैं। तो बात करते हैं पाठ्यक्रम की। सबसे पहले जो इकाई है हमारी वो गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश से संबंधित है दोस्तों। एक गद्यांश आएगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें क्वेश्चन है, जैसे संधि के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, कोई शब्द दे करके समास का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्यय का क्वेश्चन, कारक का क्वेश्चन, शब्द रूप, धातु रूप, विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, इनसे संबंधित एक गद्यांश में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो इकाई है हमारी वो है पद्यांश की, यानी प्रश्न पत्र में पद्य या एक श्लोक के माध्यम से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें संधि है, समास, प्रत्यय, कारक, छंद, इनसे संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। दोस्तों, जो तीसरी इकाई है हमारी वो है, उसमें वर्ण उच्चारण स्थान या वर्णों से संबंधित क्वेश्चन है। वर्ण उच्चारण स्थान, या संस्कृत अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन, वाच्य परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन, वाच्य परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन, संस्कृत की जो सूक्तियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, संस्कृत सूक्तयः संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो 3 इकाइयां हैं ये व्याकरण से संबंधित है। इसके बाद में जो चौथी इकाई आती है हमारी वो है शिक्षण विधि। यहां से दोस्तों शिक्षण विधि के क्वेश्चन किए जाते हैं। 5वीं जो इकाई है हमारी वो संस्कृत भाषा कौशल से संबंधित होगी। संस्कृत भाषा कौशल से संबंधित होगी। 6ठी जो इकाई है दोस्तों वो सतत मूल्यांकन संबंधित क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन संबंधी इकाई होगी। इस प्रकार से दोस्तों जो रीट का जो पाठ्यक्रम है वो 6 इकाइयों में बांटा गया है। प्रत्येक जो इकाई है वो 5 अंक की होती है दोस्तों। प्रत्येक इकाई 5-5 अंक की होगी। तो इस प्रकार से
जो हमारा रीट का जो संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है वो 30 अंकों का होता है दोस्तों, 30 अंक का। इस प्रकार से दोस्तों बात करते हैं आज सबसे पहले वर्ण से संबंधित, और वर्णों से संबंधित बात करेंगे उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो हमारा संस्कृत पद है एक, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों संस्कृत शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो व्याकरण की दृष्टि से सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु प्लस कत प्रत्यय। दोस्तों यहां पे संस्कृत शब्द की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग होता है, डुक्रिय धातु, कत प्रत्यय। इस प्रकार से यहां पे कत प्रत्यय में जो शेष रहेगा वो तय शेष रहता है दोस्तों, डुक्रिय धातु में जो शेष रहता है वो क्री शेष रहता है दोस्तों। सम हमारा जो उपसर्ग है वो यथावत रहता है। शंका हो रही है कि जिस प्रकार जैसे मान लीजिए कै और यहां पे ङ और डू ये कहां पे चले गए, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे इन वर्णों की इच संज्ञा हो जाने के बाद तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, इस कारण से ये गायब हो जाते हैं। तो यहां पे आप हमारे सामने सम क्री तय ये वर्ण उपस्थित हो जाते हैं। सम उपसर्ग है, क्री धातु है, तय प्रत्यय का जो शेष रहा है वो है दोस्तों। इसके बाद में सुट आगम होता है, और आगम हमेशा ध्यान रखना मित्रवत होता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस कारण से सम और डुक्रिय धातु के बीच में सुट का आगम हो जाता है। सुट में टकार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, इस संज्ञा होने के बाद में तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। इसके बाद में उ है, इसकी भी संज्ञा हो जाती है उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र से, तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे जो शेष रहता है वो स शेष रहता है, दंत्य सकार शेष रह जाता है। बात करते हैं सम स क्री तय। इस प्रकार से हमारा ये शब्द निकल करके आता है सम स क्री तय। दोस्तों मकार हलंत रहे उसके बाद में यदि व्यंजन वर्ण रहे तो अनुस्वार संधि हो जाती है, और अनुस्वार संधि का जो विधायक सूत्र है वो दोस्तों है मो अनुस्वार है। मकार हलंत हो आगे व्यंजन वर्ण हो, मकार को अनुस्वार हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे जो मैं है इसको अनुस्वार कर देंगे सम, फिर इसके बाद में जो सकार है उसको लिख देते हैं क्री तय। इस प्रकार से दोस्तों संस्कृत जो हमारा पद है वो निर्मित हो जाता है। संस्कृत पद को नपुंसक लिंग में प्रयोग करें तो यहां पे जब हम पद की प्रक्रिया करेंगे तब उसमें सु जो हमारी जो विभक्ति है उसके स्थान पे नपुंसक लिंग में अम आदेश हो जाता है। तो इस कारण से जब बनेगा हमारा नपुंसक लिंग में जो शब्द वो संस्कृतम शब्द बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से संस्कृत शब्द की हमने व्युत्पत्ति पढ़ी। व्युत्पत्ति में सबसे पहले हमने जान लिया सम उपसर्ग है, डुक्रिय धातु है, कत प्रत्यय। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में सम क्री कत ऐसा भी दे देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों जो हमारा शुद्ध रूप है वो सम उपसर्ग डुक्रिय धातु प्लस कत प्रत्यय, ये शुद्ध है बिल्कुल।
आगे बात करते हैं दोस्तों, संस्कृत में जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्ण से संबंधित। तो दोस्तों आज चलते हैं वर्ण, जो हमारा टॉपिक है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। वर्ण, वर्ण की बात करें तो दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, वर्णों को किस प्रकार से बोला जाता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे इस वर्ण वाले जो हमारा पहला बिंदु है इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों वर्ण की बात करें तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई का मतलब है कि इसके बाद में और इकाई न हो। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी इकाई यानी कि उसके फिर बाद में टुकड़े न हो सके, उससे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों लिख करके बता रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि वर्ण के हमारे जो प्रकार होते हैं या वर्ण के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। पहला जो प्रकार है हमारा वो है स्वर, दूसरा जो प्रकार है वो है व्यंजन। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर कुल कितने होते हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, सामान्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए बात करते हैं यहां पे स्वरों से संबंधित। वर्ण का जो हमारा टॉपिक है वो पहला जो आ रहा है वो है स्वर। दोस्तों स्वर को ही अच कहा जाता है संस्कृत में। स्वर किसे कहते हैं, बात आती है ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं, या फिर हमारे संस्कृत में एक परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ये संस्कृत में दोस्तों परिभाषा है। जो वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं यानी कि किसी के अधीन नहीं होते हैं वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं स्वर के प्रकार कितने होते हैं। स्वर के प्रकार, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं स्वर के प्रकार तीन होते हैं। तीन प्रकार होते हैं, उसमें यहां पे हम पढ़ते हैं मात्रा की दृष्टि से जो प्रकार होते हैं वो, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भी स्वर के तीन ही प्रकार होते हैं। वो हमारे जो वैदिक प्रक्रिया है उसमें काम आते हैं। जैसे आपको बता देना चाहता हूं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये भी स्वर के ही प्रकार होते हैं। लेकिन यहां पे हम सामान्य स्वर पढ़ रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों के स्वर नहीं पढ़ रहे हैं। सामान्य स्वर में हम मात्रा के अनुसार स्वर पढ़ रहे हैं।
तो लिख देता हूं मात्रा के अनुसार। तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्वर है वो है ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर। दूसरा जो प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। तीसरा जो प्रकार है वो हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। इस प्रकार से दोस्तों स्वर के प्रकार कितने हैं? तीन प्रकार। पहला है ऋस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। मात्रा की दृष्टि से इनको हम ऋस्व स्वर को एक मात्रिक है, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कह सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों स्वर के जो प्रकार यहां पे पढ़ रहे हैं वो मात्रा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। एक मात्रिक है ऋस्व है, द्विमात्रिक है दीर्घ है, त्रिमात्रिक है प्लुत स्वर है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं या ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं, प्लुत स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे ऋस्व स्वर हैं वो हैं ए, ई, उ, री, लृ। दोस्तों ऋस्व स्वर की संख्या 5 है। तो ए, ई, उ, री, लृ संख्या बता देता हूं मैं आपको इनकी 5। संख्या 5। प्रश्न आए कि ऋस्व स्वरः कतिधा पंचधा। ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। एक मात्रिक स्वरः कतिधा 5। ऐसे दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों बात करते हैं हमारे जो द्विमात्रिक स्वर हैं वो है आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से दोस्तों दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक जो स्वर है हमारे उनकी संख्या है 8। संख्या की बात करते हैं तो 8। दोस्तों बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों को कहा गया है त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर देखिए कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो अच हैं माहेश्वर सूत्रों में वो 9 ही बताए गए हैं। उनके हिसाब से देखते हैं तो यहां पे ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से दोस्तों प्लुत स्वरों की जो संख्या है वो है 9। दोस्तों ये हमारे स्वर हैं। अब बात करते हैं
कि ऋस्व स्वरों का जो अपर नाम है यानी अन्य नाम है, ऋस्व स्वरों को और भी कहते हैं, तो इनका जो अपर नाम है वो है मूल स्वर, यानी कि ऋस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। ऋस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर। इस प्रकार से दोस्तों द्विमात्रिक दीर्घ स्वर हैं, इनको गुरु स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे स्वर हैं, ये सामान्य वर्णमाला के अनुसार स्वर पढ़े हैं। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं, प्लुत स्वर ये त्रिमात्रिक, यहां पे आप कंफ्यूज होंगे सर इनको किस प्रकार से आप ए ई उ ये प्लुत हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं कि इनके लिए एक विशेष चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। प्लुत स्वर को जब हम पहचानेंगे उसमें हमें विशेष चिन्ह मिलेगा, और विशेष चिन्ह स्वरों के आगे यदि आपको 3 का जो चिन्ह है वो दिखाई दे तो समझ लेना वहां पे प्लुत स्वर है वो निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये स्वर हैं, ये सामान्य वर्णमाला के अनुसार हम स्वर पढ़े हैं। दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर जो होते हैं वो 9 होते हैं, जबकि यहाँ पे सामान्य वर्णमाला के अनुसार हम स्वर पढ़ रहे हैं वो हमारे 13 होते हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं आगे। बता देना चाहता हूं यदि प्रश्न आए सामान्य दृष्टि से कि स्वराः कतिधा, सामान्य वर्णमाला के अनुसार सामान्य वर्णमाला के अनुसार स्वर, तो दोस्तों कितने होते हैं 13। यदि प्रश्न आए दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के अनुसार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या पूछे तो 9 होते हैं दोस्तों। यदि पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों 21 या 22, वहां पे ऑप्शन में आपको 21/22 ऐसा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि 21/22 ये किस प्रकार से होते हैं सर, तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हम पढ़ रहे थे जैसे मूल स्वरों की संख्या या फिर एक मात्रिक स्वर ऋस्व स्वर कितने होते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं यहां पे देखिए ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वरों की जो संख्या पढ़ी थी हमने वो थी हमारी 5, वो थे 5। ऐसे ही दीर्घ स्वरों की जो संख्या पढ़ी थी हमने दीर्घ स्वर, वो संख्या थी 8, और प्लुत स्वरों की संख्या पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी दोस्तों 9। तो दोस्तों यहां पे बता देना चाहता हूं कि जो प्लुत है, प्लुत को यदि प्लुत स्वर में यदि लृ को ग्रहण किया जाता है तब तो हमारे जो प्लुत स्वर हैं वो 9 दिखाई देते हैं। यदि प्लुत स्वर में लृ का ग्रहण नहीं किया जाएगा तो दोस्तों यहां पे फिर 8 दिखाई देंगे प्लुत स्वर। तो ध्यान रखना कि जो प्लुत स्वर है लृ, इसका ग्रहण किया जाता है तब तो हमारे प्लुत स्वर हैं 9, यदि ग्रहण नहीं किया जाएगा तो हमारी जो संख्या रहेगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 8। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये स्वर है, स्वर का जो टॉपिक है
वो कंप्लीट होता है। दोस्तों बात करते हैं आगे, दूसरा जो वर्ण का जो भेद है वो है व्यंजनम। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, ये सब यहां पे पढ़ेंगे। तो देखिए व्यंजन, संस्कृत में व्यंजन शब्द को नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है व्यंजनम। व्यंजन किसे कहते हैं, सामान्य भाषा से या सामान्य परिभाषा में देना चाह रहा हूं कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हमारे संस्कृत में जो परिभाषा है वो है स्वरः अनुयोज्यम, स्वरः अनुयोज्यम इति व्यंजनम, इति व्यंजनम। इस प्रकार से व्यंजन की परिभाषा है संस्कृत में, स्वरः अनुयोज्यम इति व्यंजनम, यानी ऐसे वर्ण जिनके बाद में स्वर जुड़े हुए रहते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये क है, क है, इसके बाद में ही हम जो भी स्वर है, जैसे ए जोड़ रहा हूं मैं, तो हमारा जो रूप है वो निकलता है क। इस प्रकार से हमारा ये जो क वर्ण है उसको हम व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों कोई भी जो व्यंजन है इसमें बाद में स्वर वर्ण जुड़ेगा और जुड़ करके हमारा जो व्यंजन है वो पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से स्वर के व्यंजन की जो परिभाषा है वो है स्वरः अनुयोज्यम इति व्यंजनम, यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्वर के, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए व्यंजन के प्रकार भी 3 ही होते हैं, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है हमारा वो है दोस्तों स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनम। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है अंतस्थ व्यंजनम। तीसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है हमारा ऊष्म व्यंजनम, ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन के प्रकार है 3। पहला जो है हमारा है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। दोस्तों सामान्य वर्णमाला के अनुसार, अभी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ये जो व्यंजन या वर्णमाला है वो नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ हम सामान्य जो वर्णमाला है उसके अनुसार हम व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे, इसके बाद में ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कहां कौन कौन से होते हैं, तो देखिए स्पर्श व्यंजन कैसे, मैं तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि संस्कृत में इनको हम का, द, यो, मा व कादयो, मावसानः,
कादयो मावसानः स्पर्शः। कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी कि कै जिसके आदि में हो और मैं जिसके अंत में हो, ऐसे वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे मैं तक कौन कौन से वर्ग में समायोजित हैं ये, तो हमारे यहां पे वर्ग भी पढ़ लेते हैं, जैसे कै वर्ग है, चै वर्ग है, टै वर्ग है, तै वर्ग है, पै वर्ग है। इस प्रकार से दोस्तों यहां पे जो वर्ग है उनकी संख्या है 5। इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं तो आपको सभी को विदित होगा, कै, खे, गै, घै, ङै। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो गलतियां कर देते हैं, इसको ङै बोलते हैं, जबकि ये ङै नहीं होता है, ये अड़य होता है। तो इस कारण से यह शुद्ध है, ये शुद्धम। चै वर्ग, चै वर्ग में चै, छै, जै, झै, ङै। इस प्रकार से टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अणै। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। इस प्रकार से देखिए, कै जिसके आदि में हो, यानी कि कैसे मैं तक, कैसे लेकर के जो मैं तक वर्ण होते हैं वो दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है वो संख्या हमारी 25। कितनी संख्या है दोस्तों? 25। देखिए कै वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5, चै वर्ग में भी 5, टै वर्ग में 5, तै वर्ग में 5 और पै वर्ग में 5। इस प्रकार से हमारे जो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या आ रही है वो कितनी है? 25। आगे बात करते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं या फिर संस्कृत में इनको किस परिभाषा से स्पष्ट किया गया है? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, यणो अंतस्थः, यणो अंतस्थः, यणो अंतस्थः इस प्रकार से संस्कृत में कहा जाता है। यण क्या होते हैं? यण हमारे 4 होते हैं, य, वै, रै, लै। इस प्रकार से हमारे अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो है 4। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन को संस्कृत में परिभाषित किया गया है सलो ऊष्माण है, ऊष्माण, यानी कि जो हमारा सल प्रत्याहार है वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं? सै, सै, सह, है। इस प्रकार से हमारे ये भी ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो सामान्य वर्णमाला के अनुसार हमारी है 25, 4, 4 मतलब 33। इस प्रकार से व्यंजन, हमारे व्यंजन कुल कितने हैं? 33। तो दोस्तों इस प्रकार से आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्ण का था। इसमें स्वर पढ़े, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, फिर व्यंजन पढ़े, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, कौन इनकी कुल संख्या कितनी होती है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने हैं, सामान्य वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा टॉपिक इतना ही। आगे हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कल माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। धन्यवादम।